नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के इस सेशन में एक से बढ़कर एक खबरें, लगभग 5 ऐसी डिफरेंट खबरें हैं जो किसी एक बहुत बड़ी हलचल की निशानी दे रही हैं। सबसे पहली खबर को अगर आप डिकोड करें तो खबर यह है कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो तुर्की और सऊदी दोनों मिलकर उसको बचाएंगे। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका अनाउंसमेंट हो गया? हेडलाइंस बन चुकी हैं। पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। सऊदी के पास जेद्दा, सऊदी में जो जेद्दा है वहां पर तुर्की के अर्दगन पहुंच रहे हैं और इनके बीच एक एग्रीमेंट होने जा रहा है डिफेंस पैक्ट का। डिटेल करूंगा आगे चल करके। दूसरी खबर, इसी बीच में नेतन्याहू का प्रधानमंत्री मोदी के पास कॉल आता है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जिस दौर में कॉल आया है वो समय है जिस समय नेतन्याहू लगभग 8 मुस्लिम देशों की शिकायत सुन रहे हैं। चर्चा उसकी भी होगी। नंबर तीसरा, ईरान का अपडेट दे रहा हूं क्योंकि ईरान में कुछ भीषण प्रकार के पोस्टर्स अचानक टकने लगे हैं। कुछ ऐसे पोस्टर्स जिसमें अमेरिका की तबाही को चीख चीख कर दिखाया जा रहा है। क्या ईरान बहुत तेजी से बड़ा अटैक प्लान कर रहा है? चौथी बड़ी बात, साथियों, जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने चोक होते देखा, अब बाब अल मंडल जो स्ट्रेट है वो भी ब्लॉक हो चुका है। कल यहां से 2 जहाज गुजरे हैं और यहां से एक जहाज। आप पूछेंगे कितना होता है ये? तो साहब, ओपन टाइम में यहां से लगभग 150 जहाज गुजरते थे, कल यहां पर 2 गुजरे हैं। यहां पर 40 जहाज गुजरते थे तो एक जहाज गुजरा है। पर घंटे के हिसाब से भी लगाओगे तो औसत जो है वो बहुत बुरी तरह से नीचे आ पड़ी है। इसलिए हेडलाइन बन रही है ट्रैफिक पूरी तरह से यहां पर डाउन हो गया है। 8 मुस्लिम देशों ने अमेरिका के सामने इस बात का कि इसराइल बहुत कुछ बिगाड़ रहा है शिकायत की है। सारी खबरों को आपके सामने आज बिल्कुल धागे में पिरो करके डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, जिस तरह की खबर है उसमें सबसे पहली खबर को अगर आप डिटेल में देखें तो आज से एक दिन पहले मैंने पाकिस्तान पर आपको एक जानकारी दी थी कि पाकिस्तान बिचौलिया था, लेकिन अब नहीं। किसका बिचौलिया? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को रुकवाने में पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, लेकिन उसकी मध्यस्थता को इग्नोर कर दिया गया और अब गल्फ देश खुद ईरान के साथ और अमेरिका के साथ समझौता कराने में बिजी हैं। इसी बीच में पाकिस्तान, जो कि इतने दिनों से अपनी इमेज चमकाता घूम रहा था, वो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर कोई और देश हमला नहीं करेगा, हमला केवल भारत करेगा या अफगानिस्तान करेगा। तो भारत से बचने के लिए जहां पहले इसने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, अब ये तुर्की को भी साथ लेने चला गया है। तुर्की, याद करिएगा, ये वो देश है जिसने अपने ड्रोन्स, बायरख्तार ड्रोन्स, पाकिस्तान को देने का पहले से ही वचन लिया हुआ है। तुर्की लगातार सैन्य तकनीक में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का कट्टर समर्थक रहा है। अब वो इसके साथ डिफेंस पैक्ट करने जा रहा है। डिफेंस पैक्ट का मतलब हुआ कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो तुर्की पर हमला माना जाएगा, तुर्की पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। यानी कि एक प्रकार का नाटो टाइप अलायंस बनता चला जा रहा है। यानी कि ऐसा गठबंधन बनता चला जा रहा है जिसकी कल्पना मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक नाटो के रूप में करते हैं। उसमें से 3 प्रमुख देश अगर इस तरह की घटना में इनलीन होंगे तो उसके मायने बहुत गंभीर होंगे। इन तीनों का मिलना भारत और इजराइल को बहुत पहले से पता था। इसीलिए अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू और प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात थी, जिसमें एक हेक्सागन बनाने की बात हुई थी, जिसमें ग्रीस था, साइप्रस था, इजराइल था, भारत था और यूएई था। इन देशों को मिलकर के तुर्की और पाकिस्तान के सामने इकट्ठा होकर प्लान करना था। इसी की याददाश्त में प्रधानमंत्री को कल नेतन्याहू का फोन आता है। बातचीत होती है, वेस्ट एशिया के बारे में अपडेट दिया जाता है। हेडलाइन बनती है कि नेतन्याहू का कॉल आया है। मतलब देख रहे हैं आप समीकरण कैसे बदलते चले जा रहे हैं। समीकरण साथ साथ गुटबंदी के बनते चले जा रहे हैं। अब तक सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की, इनके बीच कोई गठबंधन नहीं था। ना ही भारत इजराइल इनके बीच कोई ऐसी पैक्ट थी कि हाँ, हम साथ मिलकर के किसी से जंग लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सबके अपने पर्सनल गेन्स थे। लेकिन गुटबंदी होना शुरू हो रही है। इसी गुटबंदी में एक और कारण निकला इजराइल के प्रधानमंत्री का भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का कि यूएई, पाकिस्तान समेत 8 इस्लामिक देशों ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने गाजा पीस प्लान भी नहीं होने दिया। गाजा पीस प्लान की कहानी क्या है? असल मायने में अभी 4 दिन पहले ही ट्रंप ने यह अनाउंस किया था कि हमास तैयार हो गया है कि अब वो हथियार छोड़ देगा।
आपको याद होगा बोर्ड ऑफ पीस बनाई गई थी गाजा में शांति लाने के लिए। उस बोर्ड ऑफ पीस के दबाव से हमास के ऊपर यह प्रेशर क्रिएट किया गया था कि वो डिसआर्मामेंट करे, यानी कि वो अपने वेपन छोड़ दे। लेकिन जब उसकी वेपन छोड़ने की बात आई कि हां हम वेपन छोड़ देंगे, नेतन्याहू खिलाफत कर गए कि नहीं, ये भले ही छोड़ देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के प्लान में बोर्ड ऑफ पीस जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रही थी, नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी शर्तों पर ही गाजा के ऊपर काम करेंगे। मतलब एक तरफ ट्रंप और उनके तमाम सहयोगी गाजा में स्थिरता लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें फिर से यह बता दिया, गाजा हम अपने तरीके से ऑपरेट करेंगे। हमने बहुत बार पहले भी आपसे कहा है कि इज़राइल की असल मंशा गाजा को भी अपना बनाने की ही है। लगातार वो जिस तरह से वहां पर एनक्रोचमेंट में आगे बढ़ता चला जा रहा है, वेस्ट बैंक में अपनी बसावट करता चला जा रहा है, आने वाले टाइम में वो पूरी तरह गाजा को कंट्रोल में ले लेगा। ऐसे में नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया। जैसे ही मना किया, ये सब लोग ट्रंप के सामने शिकायत करने पहुंचे। शिकायत होती है। इधर इज़राइल ने अपने 2 अधिकारियों को बाहर निकाल दिया, नौकरी से बाहर निकाल दिया। 2 मोसाद के ऑफिसर्स को बाहर निकाला, ये बड़ी सुर्खी बनी। क्यों? क्या काम था इनका? सीरिया में जिस प्रकार से बशर अल असद की सरकार को गिराया गया था, जिस प्रकार से बशर अल असद को गिराने के लिए आतंकियों की सहायता ली गई थी, वैसी ही सहायता एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ईरान में सरकार गिराने के लिए की जाएगी। मोसाद को यह काम सौंपा गया था, लेकिन वो सत्ता को टॉपल नहीं कर पाए, तो इस चलते 2 अधिकारियों को हटा दिया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से दबाव लगातार बनता जा रहा है अमेरिका के ऊपर कि वो इज़राइल का साथ छोड़े, नेतन्याहू ने साफ किया कि मैं अकेले ही युद्ध लड़ने की स्थिति में हूं। मतलब ईरान से अगर जंग लड़नी होगी तो खुद लड़ लेंगे। अब सवाल बना कि इज़राइल में इतना दम कैसे? इज़राइल अगर खुद से चुना मतलब खुद से अगर ये लड़ता है तो इसके पीछे का कारण क्या है? असल में नेतन्याहू के लिए अगला साल बहुत महत्वपूर्ण है। इज़राइल में इलेक्शन होने हैं। अगर नेतन्याहू हारे हुए दिख गए, असल में हुआ ये था कि जब अमेरिका और ईरान ने आपस में ये डील की थी कि अब वो जंग नहीं लड़ेंगे, 60 दिन की शांति की बात की गई थी, तब नेतन्याहू को सबसे बड़ा सेटबैक हुआ था। क्योंकि इस डील में इज़राइल को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और जब इज़राइल इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ये ईरान की विक्ट्री के समान था कि ईरान की सारी शर्तें मान ली गई, इज़राइल को कुछ नहीं मिला। तो इज़राइल ने साफ कहा कि मैं आपकी इस पीस डील का हिस्सा नहीं हूं। तो इज़राइल ने अपनी तरफ से अपनी मंशा जाहिर कर दी। अब बड़ा सवाल फिर बनता है, तो साहब फिर ट्रंप क्या कर रहे हैं? इज़राइल को तो खास नफ़रत ईरान से है, समझ में आता है। तो इसके बाद अमेरिका क्या कर रहा है? इज़राइल अगर हल्का-सा भी विरोधी होता है, तुरंत अमेरिका उसे सँभालने आता है। अमेरिका ने तत्काल प्रभाव से ईरान से कहा कि तुम्हें युद्ध रोकना होगा, अदरवाइज़ हम तुम्हारा हाल वेनेजुएला सा भी बुरा कर देंगे। इसके बदले में ईरान का जवाब आया कि चाह तो आप यही रहे थे कि आप हमारा वेनेजुएला बना दें। वेनेजुएला से मतलब है कि बस गई सेना जाकर के सत्ता परिवर्तित की और चले आए। पर बोले आप गलत हो गए हमारे केस में। वेनेजुएला में भले ही आप मादुरो को उठाकर ले आए हों और गायब करके रख दिए हों। मादुरो के पास कोई भी लोकल जन समर्थन नहीं था। लेकिन वहीं ईरान में प्रॉपर पब्लिक सपोर्ट ईरान की सत्ता के साथ है। ट्रंप आपने समझने में गलती करी ईरान के मामले में। इसीलिए बकायदा इस बात को दहाड़-दहाड़ करके अब ईरान बोल रहा है कि आप लोग कह रहे थे, सोच रहे थे कि हमारा एक दिन में सत्ता बदल दोगे, लेकिन आप इतने दिन से लगे हुए हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बदले में जान लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप हमारा वेनेजुएला बना देंगे, तो हम आपको बता दें कि हम गल्फ में जितने भी आपके मित्र राष्ट्र हैं, उनकी हालत खराब कर देंगे। इस धमकी के मायने निकाले गए। क्या ये वाकई में संभव है? बिल्कुल संभव है। बीते कुछ समय में ईरान ने अमेरिका को टारगेट किया ही नहीं है। उसने इनके जो दोस्त हैं, उनके दोस्त के मेजर गैस फील्ड, ऑयल फील्ड, सैलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट, उनको निशाना बनाया। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। यानी कि ईरान ने गल्फ के एनर्जी इंस्टॉलेशंस को, पानी की जहां पर डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं, इनको निशाना बनाया। बोले बेटा तुम हमको मारोगे, हम तुम्हारे मित्रों को मारेंगे और तुम्हारे मित्र तुम पर प्रेशर बनाएंगे कि युद्ध रोक दो। हमारा सिंपल है। तो ईरान ने अपनी तरफ से सारे के सारे ये तमाम खबरें आप देख रहे हैं डिसैलिनेशन प्लांट वगैरह की, ये हमले की हैं। इसका मतलब ईरान ने जो अल्टीमेटली सोचा था कि अमेरिका को झुकाएगा, उसके लिए उन्होंने पूरा मोमेंटम उनके मित्र राष्ट्रों पर हमले करके बनाया हुआ है। ईरान में पोस्टर लगे हैं जिसमें ईरान के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गिरता हुआ दिखाया है। अमेरिका के अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और उसको गिरते हुए इतने बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं। आपको अगर मैं पोस्टर्स दिखाऊं तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रिबेलियन अंदाज में ईरान की जनता पूरी क्रांति के मोड़ में चल रही है। तमाम जगहों पर अगर आप देख रहे हैं तो एक नरकंकाल पड़ा है अमेरिकी सैनिक का और बगल में से जहाज गुजर रहा है जिस पर ईरान का झंडा लगा है।
यहां पर मिसाइलें चल रही हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ ट्रंप को वी विल किल यू करके मैसेज लगे हुए हैं। ऐसे शहरों के अंदर पूरे पूरे होर्डिंग्स लगे हैं। ट्रंप को इस तरह से लिटा करके दिखाया हुआ है कि हम आपको मारेंगे। पूरे ईरान के अंदर बिलबोर्ड्स बड़े बड़े छपे हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से मारने की बातें की जा रही हैं कि हम बदला तो लेकर रहेंगे। मतलब ईरान की जनता पूरी एक होकर अमेरिका से बदला लेने के लिए तमाम पोस्टर्स के थ्रू मोटिवेट हो रही है। ये कौन लोग हैं? अगर ईरान के अंदर इस तरह से आम जन की भावना है, यदि सत्ता होती ऐसा करने वाली तो शायद लोग अब तक विद्रोह करने उतर आते। लेकिन जिस प्रकार से आम जन के अंदर इस तरह का भाव है, ये दर्शाता है कि अमेरिका के खिलाफ लोगों में बड़ा जन आक्रोश है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जंग ईरान की तरफ से तो खत्म नहीं होगी। ईरान के अंदर जो पोस्टर्स हैं उसमें पूरी तरह से कि ट्रंप के मुंह के ऊपर स्टेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई हुई है। ये सब चीजें, और ईरानी सेना बार बार बोल रही है कि हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। और तो और गालिबाफ ने आज सुबह ही कहा कि मैसिव अटैक कमिंग, बहुत बड़े हमले होने जा रहे हैं, चिंता मत करिए। अब बड़े हमले की क्या कहानी है वो समझिए। देखिए, आपको मालूम है कि यमन नामक जो देश है अपने इसमें अरब सागर के अंदर स्थित, वहां पर हूती और हदी नाम से दो प्रमुख संघ हैं जो आपस में लड़ते हैं, ग्रुप हैं। दोनों ही मुस्लिम हैं। उनमें से जो हूती हैं उन्हें साथ मिला हुआ है ईरान का, और हदी को साथ मिला हुआ है सऊदी का। ये जो हूती हैं इनके पास इनकी राजधानी जो यमन की है सना, वो कंट्रोल में है। इतने दिनों तक ईरान ने उन्हें एक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन अचानक एक्टिवेट कर दिया। आज का अपडेट है कि हूतियों ने हमला कर दिया है सऊदी अरब के बॉर्डर पर। मतलब सऊदी अरब से एक तरफ से तो गल्फ से हमले हो रहे थे, अब हूतियों ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया। सुनने में आ रहा है कि 38 यहूदी मारे, ये यमन के जो लोग हैं वो मारे गए हैं, लेकिन लगभग 11 सऊदी के लोग भी घायल हुए हैं। 11 लोग अभी इंजर्ड हुए हैं, ये सुबह का ताजा अपडेट है। मतलब इस प्रकार से यमन और सऊदी जो है वो आपस में जंग की स्थिति में है। ये रहा यमन, और सऊदी बॉर्डर साझा करता है। ईरान वालों ने इन्हें एक्टिवेट कर दिया कि यहां पर जो हुती हैं वो सऊदी पर हमला करें। अब देखो, सऊदी चारों तरफ से घिरा पड़ा है। इधर की तरफ पर्शियन गल्फ से हमला हो रहा है, इधर की तरफ रेड सी से होकर के ये अपना तेल बाब अल मंडल से होकर के भारत जैसे, चाइना जैसे देशों को बेचता था। इस बाबल मंडल पर हूतियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। ट्रांजिट रुक गया है, सऊदी की हालत खराब है, गल्फ का शिपिंग ट्रैफिक पूरी तरह से गायब हो गया है। आप देखिए, जहां तनाव से पहले यहां हर रोज 150 जहाज गुजरते थे, हॉर्मुज से वहां 4 जहाज गुजर रहे हैं। और जहां 40 जहाज गुजरते थे, इस बाबे मंडल नामक स्ट्रेट से, वहां से एक जहाज गुजर रहा है। यह केवल और केवल भारत के लिए ही नहीं, दुनिया भर के देशों के लिए संकट की स्थिति है। अगर दो मेजर स्टेट्स को इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया, तो आप समझिए कि ईरान कैसे कैसे वर्ल्ड पूरी इकोनॉमी को हिला रहा है। सऊदी के पास पैक्ट के अलावा वाकई में कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खैर, फिलहाल के लिए यह स्थिति यहां पर बनती जा रही है, बाबल मंडल स्ट्रेट हो या हॉर्मुज स्ट्रेट हो, इन सब जगह पर ईरान यहां पर एक खेल और खेल रहा है। देखो, ये सामने इधर की तरफ ईरान है, और सामने की तरफ ये वाला जो देश है ये ओमान है। ओमान और ईरान आपस में मिलकर के डील कर रहे हैं। किस बात की? आपको याद होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका ने ईरान से 17 जून को एक समझौता किया था। उस 17 जून के समझौते को ट्रीटी ऑफ वर्साई के नाम से जाना गया था। तय हुआ था कि ईरान अमेरिका से 60 दिन के अंदर वो सारी चीजें पा जाएगा, पैसे भी पा जाएगा, सैंक्शंस भी हट जाएंगे, रास्ता भी खुल जाएगा, सब होगा। ईरान ने उसमें से 60 दिन को पकड़ के चला कि 17 जून को समझौता हुआ था, 17 जुलाई निकल गया, अब 17 अगस्त आने वाला है। ईरान ने एक ऑप्शन क्रिएट किया है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि आने वाले टाइम में, मतलब ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, बोले आने वाले टाइम में यहां से यहां तक जो भी जहाज निकलेंगे उस पर हम दोनों मिलकर टोल लेंगे। इस बात के लिए इनके बीच में समझौता हो रहा है। ईरान और ओमान इस बात को लेकर के चर्चा में है कि अगर 10% लिया तो 7% हम लेंगे और 3% तुम्हें भी देंगे, क्योंकि बॉर्डर तुम्हारे पास भी है। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर तो टोल लग कर रहेगा। अमेरिका फिर चाहे कितना भी एफर्ट डाल ले, ईरान ने कहा है कि जहाजों को निकलना है, पैसे दो और निकल जाओ, अदरवाइज हम कोई और अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार है ही नहीं। अमेरिका चाहे जितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? अमेरिका की मजबूरी बताता हूं। अभी क्या हुआ कि अमेरिका इस जंग में जब आया तो उसे लगा कि उसे इजराइल को बचाना है, बाकी तो लोग बच ही जाएंगे। लेकिन जीसीसी कंट्रीज, फिर चाहे यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये जितने भी देश हैं, इसके सहयोगी देश हैं,
उन सब पर ईरान के हमले होने लगे। ईरान के हमले होने लगे, तो इनकी सुरक्षा करना जो अमेरिका के इतने दिनों से साथ थे, वो अमेरिका की ज़िम्मेदारी बन गया। तो अमेरिका के पास मिसाइलों से बचने के 2 ही तरीके हैं। एक थाड सिस्टम है और एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है। ये 2 बड़े सिस्टम हैं, जो आती हुई मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं। ईरान ने क्या किया कि सस्ता वॉर सिस्टम बनाया था, उसने ड्रोन्स बनाए थे भर-भर के, दुनिया को वो पहले ही दिखाता था कि हमने सस्ते ड्रोन बना लिए हैं, तुम्हारी भले ही मिसाइल मारने के लिए थाड सिस्टम लगाओ, कुछ भी लगाओ, हमारे उड़ते हुए बम हैं, जाकर के वो गिरेंगे, शहीद ड्रोन कहलाएंगे। अमेरिका ने पैट्रियट सिस्टम और थाड सिस्टम तैनात तो किए, लेकिन इतने दिनों से चली आ रही जंग में, क्योंकि यहां कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुआ कि वेनेजुएला में तो 2 दिन में सब कुछ समाप्त करके आए थे, लेकिन जो गलती रूस ने यूक्रेन के साथ की, अमेरिका ने ईरान के साथ कर दी। और ऐसे में इजराइल को बचाने के लिए अलग वेपन देना है, अपने सारे बेसिस को बचाने के लिए अलग वेपन रखना है, और इन देशों की सुरक्षा के लिए आपको अलग वेपन रखना है। तो ऐसे में इतने सारे वेपन्स इनके एक साथ खर्च होने लगे कि हेडलाइन बनी एक दिन पहले ही कि 80% जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है ना अमेरिका की, वो खत्म हो चुकी हैं। ये अमेरिकी न्यूज़ चैनल के अंदर खबर छपी। ट्रंप इस बात से बौखला गए कि किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमारे पास वेपन खत्म हो रहे हैं। ट्रंप ने एक मैसेज किया और कहा कि साहब हमारे पास में लगातार मिसाइलें बन रही हैं और हम युद्ध की तैयारी में हैं, लेकिन जिसने भी ये जानकारी लीक की है, उसे बहुत बड़ी जेल की सजा मिलेगी। मतलब इतना सच है कि कहीं न कहीं अमेरिका में मिसाइल संकट उत्पन्न हो गया है। वो इतने दिन से जंग में है, तो उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइल है। हालाँकि वो अपने सहयोगी देशों से उसे जल्दी से बनवा लेगा, लेकिन ये बात बाहर आना कि ईरान से जंग करते-करते अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म। अब सवाल आपके दिमाग में उल्टा आएगा, तो सर ईरान के पास खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईरान ने अपने खूब सारे नुकसान करवाए हैं। उसने इतने सारे इंटरसेप्टर लगाए ही नहीं। आपने जितने भी बम टूटते देखे, कई ठिकाने फटते देखे, खुद के अपने जो कमांडर हैं उन्हीं को नहीं बचा पाए, खमनेई को ही नहीं बचा पाए। कोई ब्रिज टूट रहा है या कुछ टूट रहा है, तो इंटरसेप्टर का इनका था ही नहीं कि नुकसान झेल लेंगे, नुकसान झेलते चल रहे थे। बाकी जो ड्रोन बना रखे थे, उनसे सामने वाले को हमला करना, तो इन्होंने अमेरिका की सामरिक दृष्टि पर महत्वपूर्ण अटैक किए। परिणाम आपके सामने है। कुल मिलाकर गल्फ के अंदर जो हालात फिलहाल उत्पन्न हुए हैं, वो शांति की तरफ तो इशारा नहीं करते। मैं बार-बार कह रहा हूं कि जिस तरह की गुटबंदी यहां चल रही है, आप इस गुटबंदी के समीकरण को देखिए। ये सऊदी है, इस पे यमन हमला कर रहा है। ये सऊदी है, इस पर ईरान हमला कर रहा है। और अगर हालात बदलते हैं, तो आने वाले समय में इज़राइल का क्या बिहेवियर होगा नहीं पता है। इधर ईरान है, ईरान से जंग करने के लिए ये सारे देश तैयार बैठे हैं। मतलब स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और ये बिगड़ती हुई सिचुएशंस आने वाले समय में बाजार को बहुत प्रभावित करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब मंडल भारत के लिए बहुत जरूरी है। भारत का 85% ऑयल इंपोर्ट होता है, उसमें से 50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। अगर वो इस तरह बाधित रहेगा, तो तेल की भाव और कीमतों पर असर पड़ेंगे, ये स्वाभाविक है। भारत के जो यूरोप को होने वाले एक्सपोर्ट हैं, वो इस माध्यम से बाबल मंडल के थ्रू होते हैं। अगर वो रास्ता बाधित होगा, तो हमें नीचे से होकर केप टाउन होकर के निकलना पड़ेगा। और अगर हम वहां से केप ऑफ गुड होप होकर के निकलना पड़ेगा अफ्रीका के नीचे से। और अगर हम वहां से निकलते हैं, तो रास्ते लंबे होंगे, तो खर्चे ट्रैवल के बढ़ेंगे। खैर, जो भी है, हालात बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। युद्ध शांत होने के अभी कोई भी पैमाने नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास भविष्य में जैसी जानकारियां आएंगी, मैं अवश्य साझा करूंगा। सब्सक्राइब करने के लिए एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे आप क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लें। और ऑलरेडी कर रखा है तो अपने मित्रों से करवाएं, चैनल को साझा करें। धन्यवाद।